नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज करने का तरीका, उनके फैसले लेने का तरीका, पार्टी के बारे में जो कुछ सोचते करते हैं वो तरीका देखकर लगता है कि क्या देश में किसी और पार्टी में कोई नेता इस तरह से अपनी पार्टी के लिए कर रहा है। कोई दिखाई नहीं देता। ये प्रशंसा तो है प्रधानमंत्री की, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों की दृष्टि से देखें तो ये बड़ी चिंता की बात है कि कोई भी नेता अपनी पार्टी के लिए उस तरह से चिंतित नहीं है, उस तरह से प्लानिंग नहीं करता है, उस तरह से योजनाएं नहीं बनाता है, उस तरह के फैसले नहीं लेता है जिससे उस पार्टी का विकास हो, जिससे उस पार्टी की छवि और बेहतर हो, जिससे उस पार्टी का विस्तार हो, भौगोलिक विस्तार हो, सामाजिक विस्तार हो। ये सब काम जैसे ऐसा लगता है सारे राजनीतिक दलों ने जिम्मा डाल दिया है नरेंद्र मोदी पर कि जो इस मामले में करना है वही करेंगे, और कोई जो है इस मामले में कुछ करने की क्षमता ही नहीं रखता। जैसे अब आप देखिए, जो चर्चा मैं कर रहा हूँ उसका जो वर्तमान संदर्भ है वो है राज्यसभा के लिए 4 लोगों का मनोनयन, नॉमिनेशन जो राष्ट्रपति करते हैं। आपको पता ही है कि भारतीय संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, और ये 12 सदस्य ये माना जाता है, जो व्यवस्था है कि समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ संसद तक पहुँचे और संसद के उच्च सदन तक पहुँचे, इसके लिए ये व्यवस्था की गई। हो क्या गया था बीच में पिछले 3-4 दशक से कि राजनीतिक लोग, जो राजनीतिक रसूख वाले हैं या पार्टियों के नेता, वो पहुँचने लगे थे, और ये इसका पूरा जो उद्देश्य था वही एक तरह से ख़त्म हो रहा था। तो एक आप मान कर चलिए कि प्रधानमंत्री ने, और दूसरी बात, जो भी राज्यसभा में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो उसको नॉमिनेशन का मौका मिला तो ज़्यादातर समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भेजा। तो इस लिहाज से अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से ग्लास सीलिंग तोड़ दी है। तमिलनाडु के बड़े संगीतकार, मशहूर संगीतकार इलैयाराजा, जो दलित समाज से आते हैं, उनको राज्यसभा में नॉमिनेट करके प्रधानमंत्री ने संदेश क्या दिया है? संदेश ये दिया है कि योग्यता की पूजा होनी चाहिए, योग्यता को मान्यता मिलनी चाहिए, योग्यता को इनाम मिलना चाहिए। इनाम शब्द शायद अच्छा नहीं होगा उनके संदर्भ में, योग्यता को मान्यता ज़्यादा बेहतर शब्द है कि उनकी क्षमता को, योग्यता को सिर्फ उनकी जाति के चश्मे से नहीं देखा गया। जो उनका कंट्रीब्यूशन है संगीत के क्षेत्र में उसको महत्व दिया गया ज़्यादा, और वो दलित समाज से आते हैं, ये एक अतिरिक्त बात है। और उनको नॉमिनेट करना, आप देखिए दक्षिण भारत की दोनों पार्टियां, दोनों द्रविड़ पार्टियां, डीएमके और एआईडीएमके, दोनों में से किसी ने उनको कभी राज्यसभा भेजने लायक नहीं समझा। कांग्रेस पार्टी जो देश की एक लंबे समय तक एकमात्र नेशनल पार्टी हुआ करती थी, उसने भी कभी इसकी ज़रूरत नहीं समझी, उसको भी मौका मिलता है। आज तक स्थिति ये है, जब पार्टी की हालत जो है, दुर्दशा जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तब भी अपने जो वफादार हैं उन्हीं को राज्यसभा के लिए चुनती है, उन्हीं को भेजती है। ऐसे में प्रधानमंत्री का इलैयाराजा को चुनना, ये न केवल संगीत के क्षेत्र, कला के क्षेत्र, बल्कि पूरे सामाजिक क्षेत्र में, पूरे देश में एक नेशनल इंटीग्रेशन का भी जो है इसमें संदेश है। चारों की बात करूंगा तो दूसरा उम्मीदवार किसको भेजा उन्होंने? पीटी उषा, केरल से। पीटी उषा एक एथलीट के रूप में इस देश में आइकन बन चुकी हैं। लोगों की नज़र में उनकी जो है जगह बहुत ऊंची है, और वो ओलंपिक में सेकंड के 100वें हिस्से से ब्रॉन्ज पाने से रह गई थी। वो ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक का भले ही न मिला हो, लेकिन लोगों के दिलों में, भारतीयों के दिलों में उनकी नज़र गोल्ड मेडल से बड़ी है। इस तरह का सम्मान है। और वो रिटायर होने के बाद युवकों को, युवतियों को, नए लोगों को उनकी मेंटरिंग का काम करती हैं, उनको आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहन देने का काम करती हैं। तो युवाओं में उनकी जो छवि है वो बहुत कम लोगों की होगी। तो सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रही हैं, खेल के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं, युवाओं को दिशा दिखाने का भी काम कर रही हैं। तीसरे उम्मीदवार देखिए, वी विजेंद्र प्रसाद, ये आंध्र प्रदेश से आते हैं।
फिल्म राइटर हैं, लेखक हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं। और एक परिचय इनका और है, ये राजमौली जिन्होंने बाहुबली बनाई, जिन्होंने RRR बनाई, ब्लॉकबस्टर फिल्में, उनके पिता भी हैं। आंध्र प्रदेश में इनकी छवि उस तरह की है जो कभी NT रामाराव की होती थी, उस तरह से समझिए इस परिवार की छवि, इस परिवार का दर्जा, इस परिवार की लोकप्रियता उस तरह की है। उस नज़र से देखा जाता है, इनके अचीवमेंट को, इनके एकम्प्लिशमेंट को इस नज़रिए से देखा जाता है। उनको चुनना, आंध्र प्रदेश से जो है तेलुगु बिड्डा, तेलुगु प्राइड के नाम पर कितने लोगों ने सत्ता हथियाई, सत्ता चलाई। आज भी जगन मोहन रेड्डी 175 में से 150 सीटें जीते हैं। तो जितनी भी राज्यसभा की सीटें आंध्र प्रदेश से आएंगी, सब के सब पर उनके उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन उन्होंने विजेंद्र प्रसाद को भेजना जरूरी नहीं समझा। चौथे उम्मीदवार की बात कीजिए, वीरेंद्र हेग्गाड़े कर्नाटक से आते हैं, जैन समुदाय से हैं और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल मंदिर के मुख्य प्रशासक हैं। लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक है समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम करते हैं। ये 4 लोगों को चुना प्रधानमंत्री ने। इनमें से किसी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, इनमें किसी का RSS या उसके किसी अनुषांगिक संगठन से लेना देना नहीं, लेकिन ये 4 समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं। इनके बारे में, इनकी मेरिट के बारे में कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। ऐसे लोगों के राज्यसभा में पहुंचने से इनका सम्मान नहीं, राज्यसभा का सम्मान बढ़ता है। लेकिन आप कुल देखिए तो मोदी जो करते हैं उसमें उद्देश्य एक नहीं होता है। एक तो ये है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनकी जो प्रतिष्ठा, जो उनकी योग्यता होनी चाहिए, उसको स्थापित किया। देश में अलग अलग समाज के क्षेत्रों में काम करने वालों को एक तरह से महत्व देना, उनको रिकग्नाइज करना, उनकी सर्विसेज को, उसका भाव है। राजनेता कोई फैसला करेगा उसमें राजनीति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में अपने पांव पसारने हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने ये जो किया है उससे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इनमें बीजेपी की छवि क्या जाएगी। लोग जब चर्चा करेंगे इनके नाम की, जब ये संसद में बोलेंगे, तो जब ये होगा कि किसने इनको भेजा, तो उसके बाद बीजेपी के बारे में लोगों की छवि क्या होगी। और ये बता दें, ये 4 के चारों पहले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की और उनकी कार्यशैली के प्रशंसक रहे हैं। इसके लिए इन पर हमला होता रहा है, इनके विरोध में बयान दिए जाते रहे हैं, जो वही सेकुलर और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, उसको ये बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई बीजेपी की, संघ की, मोदी की प्रशंसा करे। उसमें उसको कुछ न कुछ जो है वो षड्यंत्र नज़र आता है। इस नज़रिए से देखा जाता है। तो कर्नाटक दक्षिण में एकमात्र राज्य ऐसा है जहां बीजेपी की सरकार है, जहां बीजेपी का जनाधार है। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2018 में उसको 36% वोट मिले थे, 104 सीटें मिली थी विधानसभा की। लेकिन उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 25 सीटें, 28 में से 28 में से 25 सीटें जीती, 25, और एक सीट जिस पर विजय हुई वो निर्दलीय की विजय हुई, जिसको बीजेपी ने समर्थन दिया था। तो आप समझिए कि 28 में 26 सीटें जीती थी, 51% वोट। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कर्नाटक में बीजेपी की नहीं, बीजेपी की जो अपील है वो 36%। मोदी की अपील कितनी है? ये जो 36 से 51 हुआ है, इसमें योगदान मोदी का है। जैसे ही नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट मांगने जाते हैं, वैसे ही बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, और वो 10 से 15, 16, 18, 20% तक बढ़ता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 15% वोट कर्नाटक में, दक्षिण में नरेंद्र मोदी के लिए बढ़ गया, जो राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ 8 साल पहले आए।
तेलंगाना जो है बीजेपी का नया दक्षिण का द्वार हो सकता है, या दूसरा द्वार कहें हो सकता है। इसकी संभावना हर रोज़ बढ़ती जा रही है। अभी बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई वहाँ पर हैदराबाद में, तो वहाँ अमित शाह ने चैलेंज किया, जो पब्लिक रैली थी उसमें चैलेंज किया के चंद्रशेखर राव को, वहाँ के मुख्यमंत्री को, कि अगर हिम्मत है तो अभी विधानसभा चुनाव कराकर देख लीजिए। के चंद्रशेखर राव मुश्किल में हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है, उनकी सरकार के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ रहा है, और बीजेपी वहाँ एकमात्र पार्टी है जो तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि वहाँ एंट्री एक और पार्टी ने ले ली है, और वो है YRCP तेलंगाना, यानी राजशेखर रेड्डी की बेटी, जगन मोहन रेड्डी की बहन, उनकी पार्टी। भाई ने आंध्र प्रदेश में काम नहीं दिया तो उन्होंने तेलंगाना को अपना क्षेत्र चुना, और वहाँ जो है अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही। उन्होंने लंबी एक पद यात्रा भी की है। वो किसका वोट ले जाएंगी, किसका वोट काटेंगी, ये तो अभी पता नहीं है। लेकिन बीजेपी मुख्य चैलेंजर के रूप में KCR को और उनकी पार्टी TRS को चुनौती देने वाली पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। और आप मानकर चलिए कि अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता मिलने वाली है बीजेपी को तेलंगाना में। अब बात आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की बात पहले भी मैं कर चुका हूँ आपसे कई बार। तमिलनाडु में जो के अन्नामलाई के रूप में बीजेपी को एक ex-IPS ऑफिसर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिले हैं। आप मानकर चलिए कि ये बीजेपी के भविष्य के नेता हैं। बीजेपी में इनकी हैसियत और अपने प्रदेश में इनकी हैसियत, और वो भी राजनीतिक हैसियत की बात कर रहा हूँ, जो जनाधार के आधार पर बनती है, उस हैसियत की बात कर रहा हूँ, वो बढ़ने वाली है। अन्ना द्रमुक ऐसा नहीं होने वाला कि बीजेपी के लिए जगह खाली कर देगी। बीजेपी को मशक्क़त करनी पड़ेगी, समय लगेगा, मेहनत लगेगी, संसाधन लगेंगे, संगठन लगेगा, सब कुछ लगेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख रहा है, उस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इसमें कितना, पहले भी मैंने कहा था, कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है। लेकिन ये मानकर चलिए कि अगले लोकसभा और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब तक की तमिलनाडु में जो भी परफॉर्मेंस रही है, चाहे अलायंस में चाहे अकेले, उनमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस होगी। अब वो कहाँ तक जाएगी पता नहीं। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का मुझे लगता है कि समय खराब होना शुरू हो गया है। उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। 2 मामले उनके खिलाफ, एक आय से अधिक संपत्ति का मामला धीरे धीरे अदालत में पक रहा है, और वो जिस दिन फैसला आएगा, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था, अब भी कह रहा हूँ, जिस दिन उसका फैसला आएगा, जगन मोहन रेड्डी की स्थिति की हालत लालू प्रसाद यादव जैसी हो जाएगी, चारा घोटाले में जैसी उनकी स्थिति हुई। 4 या 6 केस हैं उनके खिलाफ अलग अलग, और सब में जो है चार्जशीट फाइल हो चुकी है, कुछ में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। तो उस स्टेज पर है, फैसला कभी भी किसी भी अदालत से आ सकता है। और उसके अलावा दूसरी बात, उनकी पार्टी उनको आजीवन अध्यक्ष घोषित कर रही है। ये जो सामंतवादी प्रवृत्ति है डेमोक्रेसी में, इसको लोग पसंद नहीं करते। ये बात नेताओं को समझ में नहीं आती है जब तक वो सत्ता से बाहर नहीं हो जाते। तो जगन मोहन रेड्डी की ये जो महत्वाकांक्षा थी कि पार्टी के मालिक बन जाए, पार्टी के नेता तो थे, पार्टी के सबसे शक्तिशाली नेता थे, सबसे ताकतवर नेता थे, फैसले वहाँ और कोई नहीं लेता जगन मोहन रेड्डी के अलावा, वहाँ कोई इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। इसके बावजूद उनको लगा कि उनको आजीवन अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि चुनाव आयोग इसमें क्या करेगा, किस तरह का रुख अपनाएगा, लेकिन जो भी हो, अभी बात राजनीतिक हो रही है। तो जगन मोहन रेड्डी का इस दिशा में जाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी का मटिया मेट हो जाना, यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेसिमेट हो चुकी है तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में। वहाँ विपक्ष का जो स्पेस है वो खाली है। कांग्रेस उसको भरती हुई दिख नहीं रही। बीजेपी भर पाएगी अभी कहना मुश्किल है। उसकी जो स्थिति है, जो संगठन है, उसमें बड़ा मुश्किल लगता है। केरल में
बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती रही है। वो मेट्रोमैन को भी ले आई, ई श्रीधरन को, उसके अलावा एक क्षेत्रीय दल से भी समझौता किया। लेकिन केरल में पार्टी के प्रति रुझान तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि जब तक कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होती तब तक बीजेपी के लिए केरल में गुंजाइश बहुत कम है। पिछले चुनाव में बहुत जोर लगाया था बीजेपी ने, और सबरीमाला मंदिर के इशू को लेकर जो है बीजेपी को लगता था कि उसे बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन लोगों को लगा कि वो सीपीएम को हराने की हालत में नहीं है, वो सीपीएम को चुनौती देने की हालत में कांग्रेस ही है। इसलिए आखिर में हिंदू वोट कांग्रेस के साथ ही गया। लेकिन इन सब राज्यों में जो संकल्प लिया है बीजेपी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव में कि यहाँ आने वाले समय में हम अपनी सरकार बनाएंगे, तो सरकार बनाएंगे ये बात केवल बयान में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देने वाली नहीं है। उसके लिए प्रयास शुरू हो गया है। ये जो राज्यसभा में 4 लोग गए हैं, ये उस दिशा में मेरा मानना है कि गंभीर प्रयास के रूप में पहला कदम है। संगठन के स्तर पर तो काम हो ही रहा है। एक परसेप्शन की बात होती है पार्टी के बारे में, अगर एक पॉजिटिव परसेप्शन बने तो उसका भी फ़ायदा मिलता है। फिर उसका जो इफ़ेक्ट आता है, जो स्थानीय नेतृत्व है राज्य का, उस पर आता है, उसकी साख बढ़ती है। ये प्रोसेस जो है ये एक तरह से सामाजिक बदलाव का प्रोसेस है, प्रक्रिया है। वो समय लेता है, वो धीरे धीरे होता है। कोई एक ऐसा जो है चिंगारी मिल गई तो हो सकता है, कोई ऐसा एक कैटलिस्ट मिल गया अचानक तो हो सकता है तेज़ी आ जाए इसमें। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन दिशा सही है। तो बीजेपी दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने की पूरी ताकत से कोशिश कर रही है। इस कोशिश में कितना कामयाब होगी आने वाले चुनाव बताएंगे, लेकिन उसकी कोशिश में कोई कमी नहीं है, इतना दिखाई दे रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।